वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। एसएससी-एमटीएस 2019 में टोटल आपके एग्जाम 39 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 19/8/2019 के शिफ्ट 3 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके इतने शिफ्टों में जो एसएससी-एमटीएस 2019 के एग्जाम कराए गए थे, जिसके 2/8/2019 के शिफ्ट 1 से लेकर के 19/8/2019 के शिफ्ट 2 तक के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो ये सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 19/8/2019 के शिफ्ट 3 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यह आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर ग्राफ में दिया गया है कि दिए गए दंड आरेख वर्ष 2012 से 16 तक के वर्षों के लिए चाय और कॉफ़ी के निर्यात, यानी कि आयात और निर्यात होता है, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो ये आपका एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो को जो है यहाँ पर क्या किया जा रहा है, चाय और कॉफ़ी के निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट को दर्शाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो ग्राफ में आपका क्या दिया गया है, जैसे कि 2012 में ये जो आपका ब्लू वाला वो क्या है, टी यानी कि चाय है। और ये जो आपका ऑरेंज वाला डीप ऑरेंज दिख रहा है वो आपका क्या है, कॉफ़ी यानी कि कॉफ़ी है। तो यहाँ पर जो है टी में, जैसे कि यहाँ पर अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं लिख देता हूँ, ये जो है टी कितना है तो 400 है। यहाँ पे कॉफ़ी कितना है तो 450 है, कितना 450 है। सभी को मैं यहाँ पर जो है ऊपर में लिख देता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से दिख सके। तो ये आपका 470 है, ये आपका 500 यहाँ पर, और ये जो है कॉफ़ी कितना है 630 है यहाँ पर ये आपका 420 है, ये आपका 500 है, यहाँ पर आपका 480 है, यहाँ पर आपका कितना है, यहाँ पर आपका 600 है। तो यहाँ पर सब मैंने आपका क्या लिखा है, जो आपका यहाँ पर दिया गया है ग्राफ में कि प्रत्येक साल में टी और कॉफ़ी का कितना निर्यात किया जाता है वो ग्राफ में दिया गया है। तो देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन पर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इन 5 वर्षों के दौरान चाय के कुल निर्यात की तुलना में कॉफ़ी के कुल निर्यात का लगभग जो है कितने प्रतिशत अधिक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा कि इन जो है 5 सालों में कुल जो है कितना चाय का निर्यात किया गया। तो चाय जो है पहले साल में कितना था 400, फिर 350 यानी कि 4 3 7 750, 7 5 12 1250, 12 12 4 16, तो 1670 1670, तो 16 4 20 20 8 7 15 यानी कि 2150 मिलियन केजी जो है क्या किया गया था, चाय का यहाँ पर निर्यात किया गया। अब हमें क्या निकालना होगा, कॉफ़ी का। तो कॉफ़ी का जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा 450 और 470, यहाँ पर से आपका हो जाएगा 450 900 920 और आपका यहाँ पर 9 6 15 9 6 आपका 15 1500 1550 2050 और 2050 और 600 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2650 हो जाएगा। यानी कि टोटल कॉफ़ी का उत्पादन जो है 2650 मिलियन केजी में किया गया था। तो इससे जो है ये जो है कितना अधिक है, यहाँ पर देखना है कि ये जो है कितना अधिक है। तो यहाँ पर 500 मिलियन केजी अधिक देखने को मिल रहा है। और तुलना हमें किससे करना है, इस चाय वाले के कुल उत्पादन से हमें तुलना करना है। तो इसे क्या कर देंगे, नीचे लिख देंगे। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं हम लोग। तो 0 से 0 चला गया, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 तिया 15। यानी कि हमें क्या करना है, 500 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000, भागा किसे करना है 43 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 43 दूनी 86 होता है आपका। तो कितना बचेगा 43 दूनी 86, आपका बच जाएगा यहाँ पर 14 यानी कि 140। 43 तिया आपका कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 4 तिया 12 यानी कि 129 होगा। यानी कि लगभग जो आपका 23% आएगा। कितना आएगा लगभग में, यानी कि अप्रॉक्स में। यहाँ पर आपका एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगा, अप्रॉक्स वैल्यू आएगा। तो अप्रॉक्स में आपका कितना आ रहा है 23% लगभग आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर दिया गया है कि ए और बी का अनुपात 2:3 है, ए और डी का अनुपात 3:4 है, ई और डी का अनुपात 3:5 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ई और बी का अनुपात यानी कि रेशियो में वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा, ए बी ए डी और ई डी, यानी कि ए बी ई डी का निश्चित अनुपात में वैल्यू निकालना होगा। निश्चित मैं क्यों बोल रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो आपका ए का वैल्यू कितना है 2 यूनिट है, लेकिन यहाँ पर ए का वैल्यू कितना हो जाता है
3 यूनिट हो जाता है। उसी तरीके से डी का वैल्यू यहाँ पर 4 है, लेकिन यहाँ पर डी का वैल्यू यूनिट में 5 हो जाता है। तो हमें क्या करना होगा, जो अलग अलग वैल्यू है अनुपात में उन्हें क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो बराबर कैसे करेंगे, बराबर करने के लिए यहाँ पर जो हमें क्या देखने को मिला, जब हमें ए को बराबर करना है तो किससे गुना करेंगे, यहाँ पर 3 से, यहाँ पर 2 से। लेकिन यहाँ पर डी में क्या बदलाव आ जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो यहाँ 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8 होगा। लेकिन यहाँ पर तो डी आपका 5 है, यानी कि हमें यहाँ भी तो बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसे 10 से गुना करेंगे, क्योंकि 10 चौक ये 40 होता है। तो डी यहाँ पर कितना हो जाएगा, डी को बराबर करने के लिए यहाँ पर 8 से गुना करेंगे, 8 5 40 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका ए कितना हो जाएगा, 10 तिया 30, यहाँ पर तो 2 है, तो इसे बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 15 से गुना कर देंगे। हल करेंगे, आपका ए बी ई और डी का निश्चित अनुपात में वैल्यू निकल जाएगा। तो गुना कर लेंगे, यहाँ पर आपका कितना आएगा, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, सॉरी ये बी है, डी नहीं, यहाँ पर बी कितना हो गया, 15 तिया 45। ये तो आपका 10 तिया 30 ही है। डी आपका कितना हो जाएगा, डी यहाँ पर से आपका हो जाएगा 10 चौक 40 और ई आपका हो जाएगा यहाँ पर से आपका 8 तिया 24 होगा, कितना होगा, 24 होगा। यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, ई और बी का अनुपात पूछा जा रहा है। तो ई आपका कितना है, 24 है, ई आपका कितना है, 24 है, और बी आपका कितना है, 45 है। कट रहा है तो क्या करेंगे, काट देंगे। 3 अठी आपका कितना होता है, 24, और 3 से काटेंगे 45 को तो 15 बार में चला जाएगा। यानी कि ई और बी का अनुपात में वैल्यू कितना आ जाएगा, 8:15 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई व्यक्ति जो है राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साढ़े 5 वर्षों में 12,096 रुपये हो जाती है। तो ये आपका क्या है, अमाउंट यानी कि मिश्र धन ये दिया गया है यहाँ पर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसी राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, और मैं भी काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ कि कोई भी मूलधन खुद में कितना प्रतिशत होती है, 100% होती है। कोई भी मूलधन खुद में 100% होती है। और यहाँ पर बोला गया है कि प्रत्येक साल क्या लगता है, 8% के दर से ब्याज लगता है। क्या लगता है, प्रत्येक साल 8% की दर से ब्याज लगता है। तो कुल मिलाकर साढ़े 5 वर्षों में कितना प्रतिशत ब्याज लगेगा। अगर एक साल में 8% ब्याज लगता है तो साढ़े 5 सालों में आपका कुल ब्याज हो जाएगा 8 25 40, 40 और 8 का आधा 4, यानी कि 44% कुल मिलाकर आपका क्या लग जाएगा, साधारण ब्याज लग जाएगा उन साढ़े 5 सालों में। कितने सालों में, साढ़े 5 सालों में। तो यहाँ पर अगर आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन 100% और सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज आपका 44% है, तो अमाउंट यानी कि मिश्र धन आपका कितना हो जाएगा, 144%। क्योंकि मूलधन प्लस साधारण ब्याज ही क्या होता है, मिश्र धन होता है। और इस 144% का वैल्यू कितना है, 12,096 रुपया। कितना है, 12,096 है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। कितने परसेंट का, 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर से आप काटेंगे तो 12 से काटेंगे तो 12 12 144, यहाँ पर काटेंगे तो 1 0 फिर नहीं कटेगा तो 0, 12 8 96, 12 से फिर से काटेंगे तो 12 8 96, 4 बचा तो 12 चौक 48, यानी कि 1% का वैल्यू कितने रुपये आ रहा है, तो 84 रुपये आ रहा है। तो यहाँ पर फिर बोला गया कि अगर दर आपका यानी कि रेट आपका 10% हो जाए तो 8 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। कितने वर्षों का पूछ रहा, 8 वर्षों का साधारण ब्याज। तो अगर एक साल में 10% ब्याज लगेगा, अगर एक साल में 10% ब्याज लगेगा तो 8 सालों का नया साधारण ब्याज कुल कितना हो जाएगा, 8 दई 80%। तो हमें यहाँ पर से किसका, मूलधन का 80% निकालना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पर मूलधन चाहिए। तो अगर 1% का वैल्यू 84 रुपया है तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना था, 100%। तो अगर 1% का बराबर 84 रुपये है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 8400 रुपये हो जाएगा। यानी कि हमें क्या चाहिए, अगर हमें नया साधारण ब्याज चाहिए तो हमें क्या निकालना होगा, इस मूलधन का यानी कि 8400 रुपये का 80% निकालना होगा। क्या निकालना होगा कि 8400 रुपये का क्या निकालना होगा, 80% निकालना होगा। तो 8400 का 80% आपका कितना हो जाएगा, तो 0 8 चौक 32 2 3 8 8 64 आपका कितना हो जाएगा, 3 67, यानी कि 67 से 20 रुपये क्या हो जाएगा,
10% की दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज ये होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। अगर आपको डायरेक्ट निकालना नहीं आता तो 8400 रुपये का 80% निकाल सकते हैं कॉपी पेन लेकर। इस तरीके से आप निकालेंगे 8400 का 80%, इस तरीके से निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर जितना आपका आया 6720 रुपये उतना आपका आ जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, ब्रैकेट का हल किया जाता है। ब्रैकेट में भी किसका हल करेंगे, ऑफ का पहले हल करेंगे। तो अंदर में क्या है, 8 है, भाग है, तो पहले जो है इसे ऑफ का हल कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा। ऑफ का क्या होता है, साइन, गुना का साइन होता है। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 4 दूनी 8, ऊपर गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, नीचे आपका कितना हो जाएगा 5 तिया 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, और मैं भी काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ कि जब भाग रहता है और उसे गुना में चेंज किया जाता है तो सामने वाली संख्या क्या हो जाती है, उल्टा हो जाती है। यानी कि अगर भाग को गुना में चेंज किया जाएगा तो सामने वाली संख्या अगर 8/15 है तो कितना हो जाएगी, 15/8 हो जाएगी। फिर क्या है, आगे भाग का साइन है तो भाग यहाँ पर दे देंगे ब्रैकेट में 8 × 2/3 रहने देंगे। फिर आगे क्या है, यहाँ पर भाग का साइन है तो भाग को गुना में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/5 की जगह 5/4 होगा। फिर आगे क्या है, ऑफ है तो ऑफ रहने देंगे। फिर आगे 8 भाग है, भाग को गुना में चेंज करें तो सामने वाली संख्या 2/3 के जगह 3/2 हो जाएगी, इंटू आपका क्या हो जाएगी 4/5 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 8 से 8 यहाँ पर से चला जाएगा। यहाँ पर काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 4 दूनी 8 यहाँ पर से चला जाएगा। फिर आपका यहाँ पर से 2 चौक 8 चला जाएगा। तो अब क्या करेंगे, जो बचा है बाकी नीचे लिख देंगे। 15 है आपका क्या है, आगे भाग का साइन है तो भाग रहने देंगे। यहाँ पर गुना करेंगे सभी का, आपका कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 बटा नीचे कितना आ जाएगा 3। ऑफ यहाँ पर रहने देंगे, ऑफ यहाँ पर हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 4 तिया 12, 12 चौक 48, 48 बटा कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो पहले जो है भाग और ऑफ में से किसका पहले हल किया जाएगा, ऑफ का हल किया जाएगा। तो ऑफ का साइन क्या होता है, गुना। तो गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 16 तिया 48 कट जाएगा, यहाँ पर से आपका कितना कट जाएगा 5 चौक 20 चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा 15 भाग, यानी कि 15/64 यहाँ पर आपका आएगा। यानी कि 15 को क्या करना है, 64 से भाग करना है। तो आपको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 15/64 लिख सकते हैं। यानी कि सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करने पर आपका कितना आंसर आएगा, तो 15/64 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक परीक्षा में किसी कक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत प्राप्त अंक 69 यानी कि 69 है, और अनुत्तीर्ण होने वाले यानी कि फेल होने वालों का औसत कितना है 61 यानी कि 61 है। यदि परीक्षा देने वाले सभी छात्रों का औसत प्राप्त अंक 66 यानी कि 66 है, तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, एलिगेशन से बनाएंगे। इस तरीके के प्रश्न को आप एलिगेशन से बेहतर तरीके से बना सकते हैं। तो किस तरीके से बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया गया कि पाँच जो स्टूडेंट है उसके जो औसतन कितना अंक प्राप्त करते हैं, 69 अंक प्राप्त करते हैं, और जो फेल है वो कितना अंक प्राप्त करती है 61%, यानी कि 61 जो है, जो भी आपका यहाँ पर औसत प्राप्त अंक यानी कि 61 अंक जो है औसतन प्राप्त करते हैं। लेकिन कुल छात्रों का मिलाकर औसतन जो है कितना अंक प्राप्त करते हैं, 66 अंक प्राप्त करते हैं। तो जब यहाँ पर क्रॉस डिफरेंस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्रॉस डिफरेंस निकालेंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, पास और फेल छात्रों का अनुपात में वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, क्रॉस डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से माइनस करेंगे। तो 66 में से 61 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो यहाँ पर 5 हो गया रेशियो। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से, यानी कि 69 में से 66 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। यानी कि पास स्टूडेंट कितना है, तो 5 यूनिट है, और फेल स्टूडेंट कितना है, तो 3 यूनिट है। यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है, तो उत्तीर्ण छात्र कितना है, 5 है। अनुपात के हिसाब से टोटल हमें नहीं पता है कि संख्या क्या है, असल में अनुपात के हिसाब से जो है उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 5 यूनिट है, और कुल छात्र जो है यहाँ पर से कितने हो जाएंगे, 5 यूनिट पास छात्र है, 3 यूनिट फेल है, यानी कि कुल जो है कितने यूनिट छात्र है, तो 8 यूनिट छात्र है। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 दूनी 8 यहाँ पर से आपका चला जाएगा 25 चौक 100 चला जाएगा, 25 25 125 बट्टा आपका 2 हो जाएगा। तो कितना परसेंट आ जाएगा, यहाँ पर से आपका 62 दूनी 124 यानी कि 62.5% आपका क्या होगा, उत्तीर्ण छात्र होंगे, यानी कि इतना प्रतिशत क्या है, पास स्टूडेंट है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 20 संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज 80 है,
प्रथम 10 संख्याओं का औसत 76.5 है। अगली 7 संख्याओं का औसत 82 यानी कि 82 है। यदि 18वीं संख्या 19वीं संख्या से 3 अधिक है लेकिन 20वीं संख्या से 3 कम है तो 18वीं संख्या और 19वीं संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो है आपका 20 संख्याओं का औसत दिया गया उनका क्या करेंगे, योग निकाल लेंगे। क्या करेंगे, योग निकाल लेंगे। अगर 20 संख्याओं का औसत 80 है तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 × 80 करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप 8 दूनी 16 यानी कि उस पर 2 शून्य यानी कि उन 20 संख्याओं का कुल योग कितना है तो 1600 है। फिर बोला गया कि प्रथम 10 अंकों का औसत, ये जो है फिर ये जो है कुल संख्याओं का ये योग आ गया। फिर उनमें से बोला गया कि उनमें से प्रथम 10 संख्याओं का औसत कितना है, 76.5 है। तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर से 76.5 × 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 765 आ जाएगा। फिर बोला गया कि अगली 7 संख्याओं का औसत कितना है, 82 है। तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, 82 × 7 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 1 8 7 56, 1 57। तो यहाँ पर जो है टोटल योग कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 संख्या, यहाँ पर 7 संख्या, तो कुल अभी तक कितने संख्या हो गए, 17 संख्या हो गए। तो यहाँ पर 17 संख्याओं का योग आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 4 9 7 6 13 7 5 12 1 13। ये आपका जो है कुल 17 संख्याओं का योग हो गया। उनमें से अगर टोटल जो है 20 संख्याओं के योग में से उन्हें 17 संख्याओं का योग माइनस कर दे तो बची हुई 3 संख्याओं का यानी कि 17वीं संख्या, सॉरी 17वीं नहीं 18वीं संख्या, 19वीं संख्या और 20वीं संख्या का क्या निकल जाएगा, योग निकल जाएगा यहाँ पर। तो योग आपका यहाँ पर से कितना आ जाएगा, 1600 माइनस 1339 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 और यहाँ पर से 61 यानी कि 261 क्या है, अंतर है। फिर यहाँ पर जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक लाइन में यहाँ पर बोला गया कि 18वीं संख्या क्या है, 19वीं से 3 अधिक है। तो अगर 19वीं संख्या को हम लोग क्या मान ले, यक्ष मान ले। क्या मान ले, अगर हम लोग 19वीं संख्या को यक्ष मान ले तो 18वीं संख्या आपकी क्या हो जाएगी, यक्ष प्लस 3 हो जाएगी, क्योंकि बोला गया कि 18वीं संख्या 19वीं से 3 अधिक है तो x प्लस 3 हम लोगों ने कर दिया। फिर बोला कि लेकिन 20 से 3 कम है, तो 18वीं जो है किससे 3 कम है, 20 से 3 कम है, यानी कि अगर हम लोग इसे x प्लस 6 मान ले तो 18 क्या है, इससे 3 कम है। तो ये क्या बन गया, ये आपका सभी का वैल्यू आ गया और उनका योग कितना है, 261 है। तो इनका योग किसके बराबर हो जाएगा, 261 के बराबर यानी कि इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल करके हल कर लेते तो x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर। तो फिर हम लोग निकाल सकते हैं 18वां और 19वां का औसत। तो योग करेंगे इधर का पहले तो कितना आपका हो जाएगा, x प्लस 3 x प्लस 6 यानी कि टोटल हो जाएगा 3x प्लस हो जाएगा 6 3 9 बराबर 261। 3x बराबर आपका 261 में से आपका 9 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर से आपका 60 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, 252। 3 से काटेंगे तो कितना बारे में चला जाएगा, 3 8 24 3 चौक 12 यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, तो 84 आ गया। तो हमें क्या चाहिए, 18वीं संख्या चाहिए और 19वीं संख्या चाहिए और फिर उनका औसत निकालना। तो 18वीं संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 84 या 3 कितना हो जाएगा, 87 प्लस 19वीं संख्या कितनी है, 84 है। क्या निकालना, औसत निकालना है। तो टोटल 2 संख्या है तो 2 को 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर, 7 4 11 1 8 8 16 1 17 यानी कि 171/2 भाग करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, 85.5 आ जाएगा, जो कि 18वां और 19वां का एवरेज यानी कि औसत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। मैं इस वीडियो के पहले क्वेश्चन में ही बता चुका हूँ कि ग्राफ में क्या कहा जा रहा है। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 2012, 14 और 15 में चाय के कुल निर्यात तथा 2013 और 14 में कॉफ़ी के कुल निर्यात का अनुपात क्या है। तो 12 में जो है चाय का अनुपात कितना है, 400 है। ये जो आपका यहाँ पर मैंने रेट से आपको लिखकर बता भी दिया था पहले वाले क्वेश्चन में। ये जो आपका 400 है, 2015 में 2014 में आपके कितने 500 यहाँ पर है और 2015 में यहाँ पर कितने 420 है। तो तीनों का योग कितना हो जाएगा, 5 4 9 9 4 13 यानी कि 1320 होगा। कितना होगा, 1320 अनुपात 2013 और 14 के, किसके 13 और 14 के कॉफ़ी का उत्पादन। तो 13 में जो है कॉफ़ी का उत्पादन यहाँ पर कितना है, 470 है और यहाँ पर जो है कॉफ़ी का उत्पादन कितना है, 630 है। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 470 और 630 का। तो 6 4 10 और 7 3 10 यानी कि 1100 होगा। दोनों का अनुपात में वैल्यू पूछ रहा है तो जो कटेगा काट देंगे। यहाँ पर 0 0 चला जाएगा, 11 से काटेंगे तो 11 दहें, यहाँ पर से कितना बार में चला जाएगा, 12 बार में चला जाएगा। फिर कट रहा है तो 2 6 12 2 5 10 यानी कि कितना अनुपात में वैल्यू आएगा, तो 6 अनुपात 5
आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल करेंगे, सबसे पहले किसका हल किया जाता है, स्मॉल ब्रैकेट का हल किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर भाग करेंगे। तो 18 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6। 16 को फिर 6 से घटाएंगे तो कितना आपका आ जाएगा, 10। 18 को 3 से भाग किए तो कितना आया, 6, यानी कि -6। 16 को 6 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10। ये अब फिर जो है, फिर ये आपका क्या आ जाएगा, बाहर चला आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ऑफ का हल करेंगे। किसका हल करेंगे, ऑफ का हल करेंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 4 तिया 12 आएगा। कितना आएगा, 4 तिया 12। अब 12 को क्या करना है, यानी कि 84 को किससे भाग करना है, 12 से भाग करना है। तो कितना आ जाएगा, 12 सते 84। कितना आ जाएगा, 12 सते 84। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, इतना हल करने पर ये आपका कितना आया, 7 आया। और इधर से बाहर आपका क्या निकला था, 10 निकला था। यानी कि इतना जो है आपका क्या था, यहाँ तक हल करने पे 7, इधर का हल करने पे -10। तो यहाँ पर कितना आपका बचेगा, -3 बचेगा। यानी कि ये जो है पूरा, ये जो है मिडिल ब्रैकेट तक का हल करने पर कितना है, -3 आया। ये बाहर में क्या है, -3 है। तो ये बाहर में यानी कि सॉरी अंदर में, मिडिल ब्रैकेट के अंदर तक अभी क्या है, -3 है। और बाहर में क्या है, माइनस का साइन है। तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। यहाँ तक हल करने पर हमें -3 आया, तो बाहर में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +3। तो 135 और 3 कितना हो जाएगा, 138। यानी कि हमें क्या करना होगा, 165 माइनस 138 निकालना होगा। तो आपका कितना आएगा माइनस करने पर, तो 40। यानी कि 25 और 2 27 आएगा। तो इस सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करने पर कितना आंसर आएगा, तो 27 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी लंबवृत्तीय ठोस बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई का 66.2/3% है। 66.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 होता है। मैं पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ कि परसेंट को फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज किया जाता है, तो आप ध्यान जरूर रखिएगा। तो यहाँ पर जो है 66.2/3 का जो है फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/3 होगा। फिर जो है आगे बोला गया कि इसकी यदि ऊंचाई जो है इसकी क्या है, h सेंटीमीटर है, तो उसका जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया जो है कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है उसका हाइट कितना दिया गया, h दिया गया। एच क्या दिया गया, उसका हाइट दिया गया। और यहाँ पर बोला गया कि उसकी त्रिज्या कितनी है, उसकी हाइट का यानी कि उसकी ऊंचाई का कितना है, 2/3 है। कितना है, 2/3, यानी कि त्रिज्या बराबर क्या है, 2h/3 है। और उसकी ऊंचाई यानी कि हाइट तो पहले से ही क्या है, h सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें ऊंचाई भी पता है, त्रिज्या भी पता है। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका यानी कि लंबवृत्तीय बेलन का जो है टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है। फार्मूला आपका हो जाता है 2πRh + 2πr²। ये आपका फार्मूला होता है। यहाँ पर जो हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं, 2πr कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर में क्या बचेगा, h + r बचेगा। तो ये फार्मूला जो आप हमेशा जो है बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल याद जरूर रखिएगा, क्योंकि जब तक आप फार्मूला याद नहीं रखेंगे तो आप मेंसुरेशन को हल कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो पर फार्मूला जरूर याद रखिएगा। तो क्या करेंगे, फार्मूला बाय वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 × पाई इंटू त्रिज्या आपका कितना था, 2h/3 था। कितना था, 2h/3 इंटू आपका क्या था, h + r था। यानी कि हाइट जो आपका कितना था, हाइट यहाँ पर तो h सेंटीमीटर ही दिया गया। तो h + 2h/3 करेंगे। h प्लस मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, h + 2h/3 करेंगे तो आपका यहाँ पर से कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 2π × 2h/3 इंटू हल करेंगे तो आपका यहाँ पर से कितना आ जाएगा, 3 और 2 5h/3 आ जाएगा। यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 दूनी 20 बटा नीचे 3 3 9 πh × h यानी कि h² होगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि किसी घन के अंदर एक गोला यानी कि क्यूब बना यानी कि ये एक कोन बनाया गया, सॉरी कोन नहीं स्फीयर बनाया गया। इंग्लिश में क्या हो जाता है, ये स्फीयर होते। कोन आपका शंकु को कहा जाता है, स्फीयर होते। क्या कहा जाता है, स्फीयर। और घन को क्यूब कहा जाता है, गोला को स्फीयर, और कोन शंकु को कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो है आपसे पूछा जा रहा है कि घन के आयतन और गोले का आयतन का अनुपात कितना होगा।
तो सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए कि घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है, यानी कि साइड का क्यूब होता है। और गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो दोनों को फॉर्मूला आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बोला गया कि गोला का अंदर क्या है, यानी कि सॉरी घन के अंदर क्या है कि गोला बनाया गया है। तो अगर घन के अंदर गोला बना दिया जाएगा, मैं इस तरीके फिगर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं घन बना लेता हूँ। यहाँ पर आपका ये घन बन गया, एक आपका क्या बन गया, क्यूब बन गया। तो इसके अंदर क्या बोला गया कि एक गोला यानी कि स्फीयर रखा गया। तो जब अगर इसके अंदर एक स्फीयर यानी कि इस तरीके से, फिगर थोड़ा सा आप समझिएगा, इस तरीके से अगर आपका स्फीयर रखा जाएगा तो इसकी जो डायमीटर होगी, यानी कि ये इस गोले की जो डायमीटर होगी वो जो है इस घन के जो है भुजा के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, इसके घन के भुजा के बराबर इसकी डायमीटर यानी कि व्यास होगी। तो अगर इसकी भुजा की लंबाई a मान ले, हम लोगों ने क्या मान लिया कि इसकी जो है किसकी, क्यूब की भुजा की लंबाई क्या है, a है, क्या है, a है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसका डायमीटर भी क्या रहेगा, a रहेगा। तो डायमीटर का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। डायमीटर यानी कि व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर से हमें पता चल गया कि इस स्फीयर की त्रिज्या कितनी है, a/2 है। और क्यूब का जो है साइड यानी कि भुजा की लंबाई कितनी है, a है। तो क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो घन का आयतन आपका कितना हो जाएगा, साइड हम लोगों ने a माना तो भुजा का क्यूब यानी कि कितना हो जाएगा, a³ हो जाएगा। अनुपात में वैल्यू चाहिए तो अनुपात लिख देंगे। यहाँ पर फिर क्या करना है, गोला का आयतन 4/3 पाई, इसकी त्रिज्या की लंबाई हम लोगों ने कितनी मानी, a/2 मानी। तो a/2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, a³ बटा नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। हल कर लेंगे, जो कटेगा काट लेंगे यहाँ पर से। तो a³ चला जाएगा, 4 से काटेंगे तो 2 बार में चला जाएगा। यहाँ पर 3 दूनी 6, तो कितना अनुपात आ जाएगा, 6:पाई, यानी कि 6:पाई आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई व्यक्ति जो है 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निश्चित दूरी तय करता है और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस उसी जगह पर आता है जहाँ से वह चला था। तो अगर उसे या इस पूरी यात्रा में 2 घंटे 55 मिनट का समय लगते हैं तो एक तरफ की दूरी क्या है, यानी कि जाने की दूरी कितनी है। यानी कि मान लीजिए कि कोई घर से ऑफिस जा रहा है, उतनी को जो है जाता 18 किलोमीटर से, आता है 12 किलोमीटर। तो जो घर से ऑफिस जाता है उसकी दूरी कितनी है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक तरफ जाने की दूरी क्या है, 1 किलोमीटर है। हम लोगों ने क्या मान लिया कि एक तरफ जाता है तो कितने किलोमीटर जाना पड़ता है, उसे 1 किलोमीटर जाना पड़ता है। और यहाँ पर आपको एक फार्मूला भी पता होना चाहिए कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है पहली दूरी यानी कि जाने की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर, आ जाता है कितने की चाल से, 18 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। तो ये जाने का समय निकल जाएगा। फिर वापस भी आएगा उतनी ही दूरी, तो 1 किलोमीटर वापस आएगा, लेकिन वापस कितने की चाल से आता है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। तो अगर इसे जोड़ देंगे तो जाने और आने का कुल समय निकल जाएगा। ये जाने का समय यहाँ पर से, ये आने का समय, दोनों को जोड़ देंगे तो जाने और आने का कुल समय निकल जाएगा। और यहाँ पर कुल समय कितना दिया गया है, 2 घंटा 55 मिनट दिया गया। तो इसे क्या करेंगे, घंटा में चेंज कर देंगे, यानी कि 55 मिनट है, 55 मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर 11, यहाँ पर से 12 आ जाएगा। यानी कि फ्रैक्शन में वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, 24 और 11 आपका कितना हो जाएगा, 35/12। हल करेंगे, एक का जो वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पर 18 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 36। 18 दूनी 36, 12 तिया 36, यानी कि 3 और 2 5, ए बराबर 35/12 होगा। यहाँ पर से काटेंगे, 12 तिया 36, 7 5 35, ए बराबर आपका कितना आ जाएगा, क्रॉस गुना कर देंगे तो 7 तिया 21 किलोमीटर आएगा। यानी कि एक तरफ जाने या फिर आने की दूरी कितनी है, तो 21 किलोमीटर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 162 रुपये के लाभ के साथ किसी वस्तु को 702 रुपये में बेचा जाता है। अगर 10% अतिरिक्त लाभ अर्जित करना हो तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें जो है क्या निकालना होगा, यहाँ पर से
क्रय मूल्य यानी कि सीपी निकालना होगा। तो सबसे पहले जो है सीपी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 702 रुपया में बेचा गया और उसे बेचने पर 162 रुपया का लाभ होता है। तो सीपी बराबर आपका क्या होता है, एसपी माइनस प्रॉफिट होता है, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है। तो 702 माइनस 162 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से, तो 700 माइनस 160 यानी कि 540 आएगा। कितना आएगा, 540, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 540। तो 10% अगर बोल रहा है कि उसे लाभ में बेचेगा तो कितने में बेचेगा, तो हम लोग यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, सीपी का यानी कि क्रय मूल्य का 10% निकाल ले सकते हैं, क्योंकि जो लाभ होता है वो हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो यहाँ पर से हम लोग निकाल सकते हैं कि 10% का लाभ कितने रुपये का बराबर होगा, यानी कि 540 का 10% कितना हो जाएगा, तो 540 का 10% 54 होगा, यानी कि 54 होगा। तो अब जो है जितना रुपये में पहले बेच रहा था उससे 54 रुपया अधिक में और बेचेगा तो उसे 10% का और अतिरिक्त लाभ होगा। यानी कि अगर उसे पहले 702 रुपया में बेच रहा था, 54 रुपया और अधिक में बेचेगा तो उसे 10% का और अधिक लाभ होगा। तो जोड़ेंगे तो आपका नया विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 756 रुपये आएगा। कितना आएगा, 756 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि परस्पर विपरीत दिशाओं में चल रही दो ट्रेन x और y क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर जाती है। यदि y की लंबाई ट्रेन x की लंबाई का 2/3 हो तो, यानी कि y की लंबाई x की लंबाई का कितना है, ये आपका यक्स है, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, यक्स का जो है कितना है, 2/3 है। तो यहाँ पर से आपका क्या निकल जाएगा, y बाई यक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/3 अनुपात होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रेशियो में वैल्यू ये आपका आया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, a से गुना कर देंगे ताकि आगे हल करने पर कन्फ्यूजन ना हो। तो 2a यानी कि y वाली ट्रेन की लंबाई कितनी है, 2a, और x वाली ट्रेन की लंबाई कितनी है, 3a। तो आपसे पूछा जा रहा है कि x ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। मैं इसी वीडियो में और शायद पिछले वाले क्वेश्चन में ही बता चुका हूँ। ये आपका ये 11वां नंबर क्वेश्चन में समय बराबर क्या बताया था आपको, दूरी बटा चाल। तो ध्यान रखिएगा, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है तो दूरी क्या हो जाएगी, उन दोनों ट्रेन की लंबाई ही क्या होगी, कुल दूरी होगी। तो कितना हो जाएगा, 325a होगा। एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है, किस दिशा में चल रही है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है, तो चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेगी तो चाल क्या हो जाएगी, आपस में जुट जाएगी। तो जुड़ने पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 6 13 और 3 2 5, यानी कि 135 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपकी जो लंबाई चाहिए वो किस में चाहिए, मीटर में चाहिए। किस में चाहिए, मीटर में चाहिए। और जो आपका सेकेंड भी यानी कि जो समय भी दिया गया वो सेकेंड में दिया गया, तो चाल भी हमें क्या करना होगा, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा के चाल को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए किससे गुना करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। तो 135 इंटू 5/18 करेंगे तो 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, दूरी बटा चाल बराबर आपका क्या हो जाएगा, समय होता है। तो समय टोटल कितना लेता है, 18 सेकेंड समय लेता है। हल करेंगे, ए का वैल्यू आ जाएगा तो ये 3a यानी कि यक्स की ट्रेन की लंबाई भी निकाल सकते हैं। हल कर लेंगे, 18 चला गया, 5 चला गया, a बराबर आपका कितना आ गया, 135 मीटर आ गया। हमें क्या चाहिए, यक्स की ट्रेन की लंबाई चाहिए। तो यक्स की ट्रेन की लंबाई कितनी थी, तो 3a यानी कि 3a थी। तो अगर a का वैल्यू 135 मीटर है तो 3a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 135 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 13 तिया 39, 1 40, यानी कि 405 मीटर क्या है, यक्स वाली ट्रेन की लंबाई है। तो यहाँ पर 405 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक पाइप जो है किसी टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। इस पाइप का 1/3 दक्षता वाली किसी पाइप से पहले वाले टैंक की 50% धारिता वाले किसी अन्य टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बोला गया कि यहाँ पर इस लाइन में देखेंगे तो इस लाइन में बोला गया कि मान लीजिए ये पहले वाले नल की दक्षता, ये दूसरे वाले नल, पहला वाला नल दूसरा वाला नल। यहाँ पर बोला गया कि इस पाइप की 1/3 दक्षता वाले किसी पाइप से पहले, यानी कि पहले वाले की अगर दक्षता 3 यूनिट थी तो दूसरे वाली पाइप की इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता कितनी है, 1 यूनिट है। ये आपसे क्वेश्चन में यहाँ पर बोला जा रहा है।
जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो पहले वाली पाइप थी उससे 3 की कार्य क्षमता से भरती थी और दूसरे वाली पाइप जो है 1 की कार्य क्षमता से भर रही है। तो कार्य क्षमता को उल्टा क्या होता है, समय यानी कि टाइम होता है। तो कार्य यानी कि समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:3 होगा। तो यहाँ पर से हमें पता चल जाएगा कि दूसरी वाली नल जो है वो यानी कि दूसरी वाली पाइप वो टंकी को कितने समय में भरेगी। ये जो है पहला वाला पाइप जो था वो कितने समय में भरता था, 18 घंटे में भरता था। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना था, 18 घंटा था। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 तिया 54 यानी कि 54 आवर हो जाएगा। तो यहाँ पर से फिर बोला गया यहाँ पर कि 50% धरिता वाले, यानी कि पहले मान लीजिए कोई भी टंकी की धरिता यानी कि जो भी उसका जो है भरने की यानी कि उसकी जो पानी की धरिता वो तो 100% रही होगी। उसका जो है बोला जा रहा है कि दूसरे वाला जो टंकी है उसमें 50% ही धरिता है। तो ये जो दूसरा वाला पाइप है वो पहले वाले टंकी को भरने में 54 घंटा लेता था। तो अगर 100% को भरने में वो 54 घंटा लेता था तो 50% वाले धरिता को भरने में कितना समय लेगा, तो धरिता आधा हो गया तो समय भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर उसकी धरिता आधा हो गई यानी कि पहले 100% भरना होता था, अब जो है 50% ही भरना पड़ेगा। तो अगर उसकी धरिता आधा हो गई तो समय भी क्या लगेगा, आधा ही लगेगा। तो अगर पूरा समय 54 घंटा लेता था तो आधा कितना समय लेगा, 27 घंटा लेगा। यानी कि 27 घंटे में क्या करेगा, उस टंकी को भर देगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि 31,250 रुपये की राशि पर 12% चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 2.2/3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो इस तरीके का प्रश्न को बनाने के लिए मैंने एक जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का फुल फ्लेज वीडियो डाला था। वो वीडियो अगर आप जाकर पूरा देखेंगे तो आपको इस तरीके के प्रश्न आप आसानी से फिर बना पाएंगे। वहाँ पर मैंने जो है ट्री मेथड और रेशियो मेथड से काफ़ी बेहतर तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज को हल करने के लिए मैंने वहाँ पर बता रखा है। तो वो वीडियो जो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं बाकी ये बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, हम लोग ट्री मेथड से इसे हल करेंगे, ट्री मेथड से हल करेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, 12% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/25 होता है। कितना होता है, 3/25 होता है। तो यहाँ पर से जो है आपका क्या करेंगे, 3/25 यानी कि 31,250 का क्या निकालेंगे, 3/25 सबसे पहले निकालेंगे। तो यहाँ पर 25 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 25 से काटेंगे तो ये आपका चला जाएगा 25 1 आपका 6 बचा तो 25 दूनी 50, 25 25 125 यानी कि 1250 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 36 1 37 यानी कि 3750 होगा। तो ये आपका क्या है, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। दूसरे साल में भी चक्रवृद्धि ब्याज कितना लगेगा, 3750 ही लगेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। यानी कि 3750 पर भी क्या लगेगा, 3/25 का ब्याज लगेगा, यानी कि 12% ब्याज लगेगा। तो 3700 का 12% कितना हो जाएगा, 25 से काटेंगे तो 25 से एक बार में 25 25 125 यानी कि 25 एक बार में यानी कि 25 25 125 यानी कि 150। तो कितना हो जाएगा, 15 तिया 45 हो जाएगा। यानी कि ये अभी तक क्या हो गया, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। तीसरे साल में आपका क्या होगा, तीसरे साल में ये पूर्ण साल यहाँ पर ब्याज नहीं लग रहा है। कितना ब्याज लग रहा है, सिर्फ 2/3 साल के लिए। तो अगर एक साल में 12% ब्याज लगता है तो 2/3 साल में कितना प्रतिशत ब्याज लगेगा। तो यहाँ पर से गणना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 3 चौक 12 यानी कि 4 दूनी 8% ब्याज लगेगा। तो 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 2/25 होता है। तो क्या करेंगे अब से 3100 यानी कि 31,250 का क्या निकालेंगे, अब 2/25 निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 1250 इंटू 2 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24 1 2500 यानी कि ये जो है 2500। तीसरे साल में ये 2500। फिर क्या होगा, ये जो दोनों ब्याज है उस पर भी क्या लगेगा, ये जो आपका दोनों ब्याज है उस पर भी आप क्या लगेगा, तीसरे साल में ब्याज लगेगा। यानी कि 3750 तो 37 दूनी 74 यानी कि 7500 पर भी आप क्या लगेगा, 2/25 ब्याज लगेगा। यानी कि 7500 का 2/25 ब्याज लगेगा। तो कितना हो जाएगा, 25 तिया 75 यानी कि 300। तो यहाँ पर कितना लगेगा, 600। फिर ये 400 पर भी क्या लगेगा, 2/25 ब्याज लगेगा। तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 25 8 200 यानी कि 18 दूनी 36 यहाँ पर ब्याज लगेगा। ये आपका क्या हो गया, टोटल जो है आपका यहाँ पर से कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। सभी को जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो हल कर लेते, जोड़ने पर आपका कितना आ जाएगा, 0 5 5 10 7 7 14 5 19 19 1 20
हाथ में 2, 3 3 6, 6 2 8 2 10, यानी कि यहाँ पर से 10,000 प्लस 6 4 10, 10,150 प्लस 36, टोटल आपका यहाँ पर से कितना आ जाएगा, यहाँ पर से आपका आ जाएगा 86, यानी कि 11,086 रुपया आपका क्या हो जाएगा, कुल चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो ये जो है आपको बताने के लिए जो है मुझे इतना बड़ा करना पड़ा, वरना आप ट्री मेटर से अगर आप खुद बनाने के लिए जाएंगे तो यह काफ़ी आसानी से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगर आपको ट्री मेटर से बनाने के लिए नहीं आता है तो इस वीडियो को कंपाउंड इंटरेस्ट का जो मैंने वीडियो डाला था वो जाकर जरूर देखिएगा, आप आसानी से फिर इस तरीके के प्रश्न हल कर पाएंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यापारी जो है 2 वस्तुओं को 9250 रुपये प्रत्येक के भाव पर बेचता है, पर उसे 12% के लाभ और दूसरे को 15% की हानि होती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कुल मिलाकर उसका हानि प्रतिशत यानी कि लॉस परसेंट कितना है। तो यहाँ पर हमें जो है पैसे से कोई भी मतलब नहीं है, हम लोग बनाएंगे कैसे इसे, तो यहाँ पर CP लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे SP लिखेंगे। ये आपका यहाँ पर पहला वस्तु आ गया, ये आपका यहाँ पर दूसरा वस्तु आ गया। क्या करेंगे यहाँ पर परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/25, और 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है आपका 3/ यहाँ पर 20 होता है। तो यहाँ पर से पता चलता है कि पहले बार में यानी कि पहले वाले वस्तु को 25 यूनिट की कोई वस्तु पर 3 यूनिट का क्या मिलता है, लाभ मिलता है। यानी कि 25 यूनिट की कोई वस्तु पर 3 यूनिट का लाभ, यानी कि कितने में बेचा जाता है, 28 यूनिट में बेचा जाता है। फिर बोला गया कि दूसरे वाले वस्तु को जो है 20 यूनिट की वस्तु को 3 यूनिट के हानि यानी कि लॉस में बेचा जाता है। यानी कि 20 का सामान जो है 3 यूनिट के लॉस यानी कि 17 यूनिट में बेचा जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने लायक है कि यहाँ पर बोला गया कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, समान है, यानी कि समान मूल्य पर बेचता है। लेकिन यहाँ पर SP तो आपका अलग यानी कि विक्रय मूल्य अलग है। तो यहाँ क्या करेंगे, समान करने के लिए 17 को यहाँ पर गुना कर देंगे SP CP में, और 28 को क्या करेंगे दूसरे वाले वस्तु में SP CP में गुना कर देंगे। तो इधर 17 गुना करेंगे SP और CP में, इधर क्या कर देंगे 28 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे 28 से गुना कर देंगे। फिर यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल लेंगे, प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। तो पहले वाले वस्तु में क्या था, प्रॉफिट था, यानी कि 25 × 17 का सामान 28 × 17 में बेच दिया तो कितने का लाभ हो रहा है, तो 17 × 3 यानी कि 51 यूनिट का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 51 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। ये जो है मैंने ये निश्चित वैल्यू नहीं है, 51 यूनिट मान लीजिए कि इतना यूनिट का जो है प्रॉफिट हो रहा है। फिर जो है यहाँ पर क्या हो रहा था, दूसरे वस्तु में लॉस हो रहा था। तो यहाँ पर जो है 28 तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 3 बचेगा, यानी कि यहाँ पर कितना हो रहा था 28 या 84, यानी कि 84 यूनिट का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ओवरऑल लॉस यहाँ पर कितने को देखने को मिल रहा है, 51 का तो प्रॉफिट हो रहा था लेकिन 84 यूनिट का दूसरे वस्तु में लॉस हो जा रहा है, यानी कि ओवरऑल क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो कितने का लॉस हो रहा है, तो 51 माइनस 84 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपका आ जाएगा 83, यानी कि 50 30 80 यानी कि 33 यूनिट का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये क्या है, 33 यूनिट ओवरऑल लॉस है। तो हमें जो है हानि प्रतिशत किस पर निकाली जाती है, कुल क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। यानी कि दोनों का क्रय मूल्य यहाँ पर से कुल कितना हो जाएगा, तो गुना करेंगे 25 × 17 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका हो जाएगा 25 × 16 तो 400 400 425, यानी कि पहले वाले वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 425 यूनिट, दूसरे वाले वस्तु का कितना हो जाएगा 28 दूनी 56 यानी कि 560 यूनिट। कुल कितना हो जाएगा यहाँ पर से, तो 5 6 2 8 5 4 9, ये टोटल CP परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर से 5 से क्या करेंगे, पहले काट लेते हो तो 5 दूनी 10 20 बार में चला जाएगा, 5 से काटेंगे तो 19 5 95 3 5 7 35, यहाँ पर से 19 5 95 3 5 7 35 तो सही है। तो आप क्या करेंगे, भाग करके देख लेंगे, यानी कि हमें क्या करना है 197 को 197 से 660 को क्या करना है, भाग करके देखना है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 19 तिया 57, यानी 3 बार में 7 की 7 में 2 19 तिया 57 और 2 आपका कितना हो जाएगा 59, माइनस करने पर तो यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 6 15, यहाँ पर 69 पॉइंट करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पर आपका लगभग जो है 3 पॉइंट समथिंग जो है आपका यहाँ पर जो है 3.4 लगभग जो आपका यहाँ पर से क्या आ जाएगा यहाँ पर जब हल करेंगे तो 9 1 10 9 6 15 1 16, यानी कि लगभग जो है 19 दूनी 58 दूनी 76, लगभग जो है आपका 3.4 समथिंग जो है आपका परसेंट में वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आएगा। जब आप हल करेंगे तो 3.3 समथिंग और आगे आएगा जो कि आगे बनकर 3.4 समथिंग होगा। तो 3 ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि एक दुकानदार जो है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का छूट यानी कि डिस्काउंट देता है, फिर भी उसे जो है 8% का लाभ मिलता है,
तो आपसे बोला जा रहा है कि यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 480 रुपये है तो वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। तो इस तरीके के प्रश्न को देखिए करना कुछ नहीं होता है। यहाँ पर क्या दिया गया, 480 रुपये दिया गया है वस्तु का अंकित मूल्य, उसे जो है क्या किया गया, 10% का छूट यानी कि डिस्काउंट दिया गया। तो किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य खुद में 100% होता है, तो 100% का सामान 10% छूट यानी कि 90% में बेचा। फिर बोला कि उसे जो है किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में कितना होता है, 100%। 100% का सामान 8% के लाभ में बेच रहा है, यानी कि कितने में बेचा, 108% में बेचा। हल करेंगे तो यहाँ पर से आपका क्या निकल जाएगा, CP यानी कि क्रय मूल्य निकल जाएगा। हल कर लेते तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, यहाँ पर से 18 25 90, 18 छको 78 से 6 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 6 से 42 6 8 48 यानी कि 80। 80 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 रुपये आएगा, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो 400 रुपये होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 5200 रुपये की धनराशि को A, B, C और D के बीच इस तरह बांटा जाता है कि A और B के हिस्से का अनुपात 2:3 है, B और C के हिस्से का अनुपात 4:5 और C और D के हिस्से का अनुपात 1:2 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि B और D के हिस्से का अंतर यानी कि डिफरेंस कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा, पहले A, B, C, D का निश्चित अनुपात में वैल्यू निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, A, B, C, D। ए बी का अनुपात कितना है, 2:3। जिसका दिया गया उसी के सामने हम लोग लिखेंगे। बी और सी का कितना दिया गया, 4:5, तो यहाँ पर 4:5। सी और डी का कितना दिया गया, 1:2 दिया गया। जो खाली स्थान है उसे क्या करेंगे, भरेंगे। भरना किस तरीके से, अगल बगल देखना है, ऊपर नीचे नहीं देखना, यानी कि बगल में देखना है, ऊपर नीचे नहीं ध्यान देना। तो बगल में कौन सी संख्या है, 3 है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, 3 लिख देंगे। यहाँ पर जो है, यहाँ पर खाली स्थान है, बगल में कौन सी संख्या, 5 है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। ऊपर नीचे नहीं, सिर्फ बगल में देखना है, ऊपर नहीं देखना। यहाँ पर खाली स्थान है, बगल में कौन है, 4 है। यहाँ पर ऊपर नहीं, बगल में कौन है, 1, तो 1 यहाँ पर दोनों जगह लिख देंगे। सभी को गुणा कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, रेशियो में वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपका कॉमन भी और कुछ नहीं दिख रहा है, तो काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपका दिख रहा है सभी को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15 और यहाँ पर से 5 तिया 15 दूनी 30, यानी कि ए बी सी डी का ये क्या आपका आ गया, निश्चित अनुपात में वैल्यू आ गया। तो यहाँ पर से जो है क्या दिया गया है कि चारों के बीच में ये राशि जो है बांटी जाती है। तो ये जो है आपका क्या है, टोटल ए बी सी डी का अनुपात में वैल्यू है। तो टोटल यहाँ पर से कितने यूनिट जो है वैल्यू हो जाएगा, 12 8 20, 30 20 50, 50 और 15 कितना हो जाएगा, 65 यूनिट। अब 65 यूनिट का रुपये में वैल्यू कितना दिया गया है, 5200 रुपया दिया गया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर से निकालेंगे तो कितना आपका हो जाएगा, यहाँ पर से हो जाएगा 6 6 8 48, 8 25 40, यानी कि 80 बार में ये चला जाएगा। कितने बार में, 80 बार में। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 80 है तो पूछा क्या जा रहा है, बी और डी का अंतर कितना होगा। तो बी 12 यूनिट है, डी कितना है, 30 यूनिट है। तो यूनिट में अंतर कितना है, तो 18 यूनिट का अंतर है, यानी कि हमें 18 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 80 है तो 18 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 18 इंटू 80 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 8 144 पे 1 शून्य, यानी कि 1440 रुपये क्या होगा, बी और डी के हिस्से का अंतर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ इस वीडियो में। देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उन वर्षों की संख्या कितनी है जिनमें से प्रत्येक में चाय के निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट जो है की तुलना में जो है उन वर्षों की कॉफ़ी का निर्यात जो है 20% अधिक रहा है। ये आपसे बोला जा रहा है, यानी कि चाय की तुलना में जो है 20% अधिक कॉफ़ी किस किस वर्षों में रहा है। तो यहाँ पर जो है 2012 में जो है चाय कितना है, 400 है, कॉफ़ी कितना है, 450 है। तो अगर 400 का 20% अधिक रहता तो कम से कम इसमें क्या होता, +80 होता, क्योंकि 400 का 20% कितना होता, 80, यानी कि 400 में 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 480। यहाँ तो 450 है, यानी कि ये 20% अधिक नहीं है, यानी कि 2012 नहीं है। 2013 में चेक करेंगे तो यहाँ पर चाय कितना है, 350, और यहाँ पर से कॉफ़ी कितना आपका है, 470 है। तो हमें क्या निकालना होगा, 350 का जो है 20% निकालना होगा। तो 350 का 20% कितना होता है, 70 होता है। तो 350 को सब 70 में जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 420। तो ये जो है 20% से अधिक है, यानी कि 2013 जो है 20% से अधिक है, बिल्कुल है।
फिर 2014 चेक करेंगे तो 500 है, यहाँ पर 630 है। 500 का 20% कितना होता है, 100 होता है। तो 500 में 100 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 600 होता है। यहाँ पर कितना है, 630 है, यानी कि 2014 में भी 20% से अधिक है। 2015 चेक करेंगे तो 420 है। 420 का जो है 20% कितना हो जाता है, 42 दूनी 84 होता है। तो 84 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 500 से ऊपर हो जाएगा। यहाँ पर तो 500 है, लेकिन यानी कि यहाँ पर 2015 में नहीं है 20% से अधिक। यहाँ पर 2016 चेक करेंगे तो 2016 में जो है चाय कितना है, 480 है। 480 का 20% कितना होगा, 96 होगा। यानी कि 480 में 96 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 480, सॉरी यहाँ पर जब आप देखें 2015 में 420 84 करेंगे तो ये 500 से ऊपर आएगा। कितना आएगा आपका, 42 दूनी 84 होता है। यहाँ पर आपका कितना है, 584, ये आपका बिल्कुल सही है, ये गलत ही होगा। और यहाँ पर जो है 480 में 96 जोड़ेंगे तो आपका कितना आना चाहिए था, यहाँ पर 6 9 और 17 यानी कि 576 कम से कम आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 600 है, यानी कि 20% से अधिक है, यानी कि 2016 बिल्कुल सही होगा। तो ऐसे कितने साल है जो कि 20% से अधिक है, तो 1 2 3 साल है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 25 मीटर 39 मीटर और 56 मीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का कुल क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस तरीके का जो है, जब भुजा दिया हुआ रहे, जब भुजा की लंबाई दी हुई रहे और आपसे क्या पूछे, एरिया पूछे, तो देखिए आपको करना कुछ नहीं होता, हीरो फार्मूला इसमें लगाना होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है सबसे पहले एक ब्रीथ है, उसकी जो है भुजा 25 मीटर है, इसका जो है 56 मीटर है और ये आपका कितना है, 39 मीटर है। तो हीरो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, सेमी पेरीमीटर निकालना होता है। तो सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों भुजाओं का योग करेंगे। योग करने पर आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से, तो 6 5 11, 11 9 20, हाथ में 2, 5 3 8 2, 10 2 12, यानी कि 120। सेमी पेरीमीटर निकालना है, 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। फिर क्या करेंगे, हीरो फार्मूला आपका हो जाता है, इसे जो है यस से डिनोट किया जाता है सेमी पेरीमीटर को। तो इसे जो है हीरो फार्मूला आपका क्या हो जाता है, फिर यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी हो जाता है, इंटू यस माइनस सी होता है। तो ये मान लीजिए ए वाली भुजा, ये आपकी बी भुजा, ये आपकी सी भुजा, इस तरीके से ये आपका हीरो फार्मूला होता है। तो हीरो फार्मूला ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यस का वैल्यू क्या करेंगे, 60 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यस का वैल्यू 60, यस माइनस ए यानी कि 60 माइनस 25 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 35, इतना आ जाएगा 35, इंटू यस माइनस बी यानी कि 60 माइनस 39 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 21 आएगा। कितना आएगा, 21 आएगा, इंटू यस माइनस सी यानी कि 60 माइनस 56 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो क्या करेंगे इसे, अब यहाँ पर जो है अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, तो बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी को तोड़ देते पहले। तो यहाँ पर जो है 60 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 या 15 चौक 60 होता है। 35 को 7 इंटू 5 लिख सकते हैं, 21 को 7 या 21 लिख सकते हैं, 4 को 4 रहने देंगे। तो 3 एक बार यहाँ पर है, 3 आपका एक बार यहाँ पर है, तो 2 बार है तो 3 आपका अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, इंटू 5 आपका एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, तो 5 आपका बाहर चलाएगा, इंटू 7 आपका एक बार 2 बार यहाँ पर है, यानी कि 7 यहाँ पर आपका आ जाएगा, 4 यहाँ पर एक बार 2 बार है, तो 4 आपका बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, कुल क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका, 5 या 15, 15 चौक 60, 7 छक 42, यानी कि 420 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो हीरो फार्मूला आप हमेशा ध्यान रखिएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी काम को ए जो है 15 दिनों में कर सकता है और बी जो है साढ़े 22 दिनों में कर सकता है। उन दोनों ने 6 दिनों तक साथ मिलकर काम किया और उसके बाद बचे हुए काम को सी ने 6 दिनों में पूरा किया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए, बी और सी एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए, बी और सी की भी कार्य क्षमता चाहिए होगी। तो सबसे पहले ए और बी की कार्य क्षमता निकालेंगे। तो यहाँ पर से जो है दिया गया है कि ए, बी, ए जो है कुल काम कितना दिनों में कर सकता है, 15 दिन में, और बी उसी काम को साढ़े 22 दिन यानी कि 45/2 दिन में कर सकता है। फ्रैक्शन में हम लोगों ने सिर्फ चेंज कर लिया, साढ़े 22 यानी 22/1/2 को 45/2 लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, 15 और 45 का एलसीएम लेंगे। तो 15 और 45 का एलसीएम कितना होगा, 45। 45 को 15 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3,
और 45 को 45/2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कि ए की कार्य क्षमता 3 है, बी की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर बोला गया कि ए और बी मिलकर कितने दिनों तक काम करते हैं, तो 6 दिनों तक काम करते हैं। तो ए और बी मिलकर अगर ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है, तो एक दिन में कुल मिलाकर दोनों कितना काम करेंगे, 3 और 2 5 काम करेंगे। और अगर प्रतिदिन दोनों मिलकर 5 काम करते हैं तो कितने दिन तक काम करते हैं, 6 दिन तक। तो टोटल कितना काम कर लेंगे, 6 × 5 = 30 काम कर लेंगे। तो ये जो आपका एलसीएम होता है वही क्या होता है, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य होता है। तो करना कितना काम था, 45, लेकिन अभी तक हुआ कितना काम है, तो 30 काम हुआ है। यानी कि बचा हुआ काम कितना है, तो 45 - 30 करेंगे, यानी कि अभी आपका बचा हुआ काम कितना है, 15 यानी कि 15 है, जो कि किसके द्वारा किया गया है, सी के द्वारा किया गया है। तो इफिशियंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कुल काम बट्टा समय होता है। तो यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, इफिशियंसी किसकी निकाल सकते हैं, सी की। तो कार्य जो है बचा हुआ काम कौन करेगा, सी करेगा, जो कि 15 काम है। इफिशियंसी निकालना है तो काम बटा क्या हो जाएगा, समय, तो बटा नीचे 6 दिन कर देंगे। हल करेंगे तो यहाँ पर से क्या निकल जाएगा, सी की कार्य क्षमता निकल जाएगी। तो सी की यहाँ पर से कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, यहाँ पर से हल करेंगे तो 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, यानी कि 2.5 क्या आ जाएगी, सी की कार्य क्षमता आ जाएगी। तो ए की कार्य क्षमता 3, बी की 2, सी की कितनी है, 2.5 है। तो तीनों मिलकर पूछ रहा है कि काम कितने दिनों में करेंगे, तो तीनों मिलकर के काम करना कितना है, 45 काम करना है। समय बराबर क्या होता है, कुल काम बटा कार्य क्षमता होता है। तो करना कुल काम 45 है, तीनों मिलकर कितने की कार्य क्षमता से करेंगे, तो ए 3 से, बी 2 से और सी 2.5 से। तो कितना हो जाएगा टोटल, 3 × 2 = 5, 2 × 7 यानी कि 7.5 से। हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, टाइम यानी कि समय निकल जाएगा। पॉइंट हटाएंगे ऊपर कितना चला जाएगा, 0। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45 यानी कि 30, यहाँ पर से 5 × 6 = 30 यानी कि समय आपका कितना आ जाएगा, 6 डेज यानी कि 6 दिन आएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि मान लीजिए x सबसे छोटी संख्या है जो 600 से बड़ी है। जब इसे 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 2, 3 और 4 शेष यानी कि रिमाइंडर बचते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि x के अंकों का योग कितना है। तो इस तरीके के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, जो ये 3 संख्याएं दी गई है उनका क्या किया जाता है, एलसीएम यानी कि लघुत्तम लिया जाता है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तीनों जो है आपस में क्या है, तीनों जो है तीनों प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन आपस में को प्राइम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा है। तो यहाँ पर जो एलसीएम क्या करेंगे, क्योंकि कोई भी फैक्टर एक दूसरे में समान नहीं दिख रही है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तीनों संख्याओं का गुणज हो जाएगी। तो तीनों संख्या का गुणज कितना हो जाएगा, 7, यहाँ पर 6 × 5 = 30, 7 × 21 यानी कि 210 होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें 600 से बड़ी संख्या चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 210 के और माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे, यहाँ पर जो संख्या दी गई है, जैसे कि 5 - 2 करेंगे तो यहाँ पर कितना आता है, 3 आता है। 6 - 3 करेंगे तो कितना आता है, 3 ही आता है। 7 - 4 करेंगे तो कितना आता है, 3 आता है। यानी कि इस 3 को क्या कर देंगे, यहाँ पर -3 कर देंगे। के का वैल्यू यहाँ पर क्या करना होता है, खुद से पुट करना होता है। के का वैल्यू हमें क्या करना होगा, खुद से पुट करना होगा, और हमें के का वैल्यू उतना ही पुट करना होगा जो कि 600 से बड़ी हो और सबसे नज़दीक भी हो। के का वैल्यू हम लोग खुद से उतना ही पुट करेंगे जो कि 600 से नज़दीक भी होनी चाहिए और 600 से बड़ी भी होनी चाहिए। तो कितना पुट करेंगे, जब आप यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो कितना हो जाता है, 21 × 3 = 63 यानी कि 630, -3 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 627 होगा। तो यही आपका क्या होगा, आंसर हो सकता था। लेकिन ये जो आपका क्या मान आया, ये यक्स का मान आया। तो यक्स का यहाँ पर मान नहीं पूछा जा रहा, क्या पूछा जा रहा है, यक्स के अंकों का योग पूछा जा रहा है। यानी कि जो यहाँ पर डिजिट दिए गए उनका क्या पूछा जा रहा है, सम पूछा जा रहा है, यानी कि योग पूछा जा रहा है। तो योग कितना हो जाएगा, 7, 2, 9, 9, 6 आपका कितना हो जाएगा, 15 होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के बावजूद उस पर होने वाला कुल व्यय जो है 12% बढ़ जाता है। यानी कि मूल्य में वृद्धि 20% हुई है, लेकिन कुल व्यय यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर में केवल 12% की वृद्धि होती है। तो यानी कि खपत में कुछ कमी किया गया होगा। तो यहाँ पर आपसे वही पूछा जा रहा है कि वस्तु की खपत की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी की गई। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से आप बना सकते हैं कि उसे जो है वृद्धि कितना होना चाहिए था, यानी कि अगर 100 का सामान था तो उसे 120 में
जो है मिलना चाहिए था, यानी कि कोई भी सामान खुद में 100% की होती है, लेकिन वृद्धि होने के बाद उसको सामान पर जो 120% खर्चा करना चाहिए था, लेकिन खर्चा अभी कितना कर रहा है, 112% ही खर्चा कर रहा है, यानी कि उसके खपत में कितने की कमी आई होगी, तो 120 की जगह 112 कर रहा है, यानी कि खपत में 8% की उसने कमी की होगी। और कमी किस में की गई होगी, कमी इस 120% वाले में की गई होगी। परसेंट में वैल्यू चाहिए, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 20 से काटेंगे तो 20 25 100, 20 छक 120, 2 से 4 बार में, ये 3 बार में, 5 चौक आपका कितना हो जाएगा 20/3। आपका यहाँ पर फ्रैक्शन में वैल्यू यानी कि पूर्णांक में वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 6.2/3% आपका वैल्यू होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि अम्ल और जल यानी कि एसिड और वाटर के जो है 60 लीटर बिलियन में अम्ल और जल का अनुपात कितना है, तो 3:7 है। इस बिलियन में कितने लीटर और अम्ल मिला दिया जाना चाहिए ताकि प्राप्त बिलियन में अम्ल और जल का अनुपात कितना हो जाए, 1:2 हो जाए, ये आपसे बोला जा रहा है। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, सबसे पहले जो है एसिड और वाटर यानी कि अम्ल और जल का निश्चित वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर जो है टोटल जो है यूनिट में वैल्यू योग कितना दिया गया 10 यूनिट, और इस 10 यूनिट के वैल्यू जो है कितने के बराबर है, 60 लीटर के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 चला गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 लीटर। यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एसिड और वाटर का निश्चित वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एसिड और वाटर कितना हो जाएगा, एसिड कितना है 3 यूनिट, तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 6 है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 लीटर, यानी कि एसिड कितना था, तो 18 लीटर था। वाटर आपका अगर 1 यूनिट का वैल्यू 6 है तो 7 6 कितना हो जाएगा, पानी 42 लीटर हो जाएगा, यानी कि एसिड आपका यानी कि अम्ल जो है 18 लीटर था और पानी 42 लीटर था। लेकिन बोला गया कि उसमें कितना एसिड मिला दिया जाए यानी कि अम्ल मिला दिया जाए तो उसका अनुपात 1:2 हो जाए, यानी कि पानी में पहले जितना पानी था अभी भी क्या है, दूसरे वाले अनुपात में अभी भी पानी उतना ही है, यानी कि इसके 2 यूनिट के बराबर, इसके 2 यूनिट के बराबर कितना लीटर है, 42 लीटर है। तो यहाँ पर से 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 21 लीटर, यानी कि इसके 1 यूनिट के बराबर कितना होना चाहिए 21 लीटर। पहले कितना था 18 लीटर, अब कितना हो गया 21 लीटर, यानी कि कितने की वृद्धि की जानी चाहिए, तो 3 लीटर की वृद्धि की जानी चाहिए। कितने लीटर की, 3 लीटर की। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि मान लीजिए कि आंकड़े 33 42 इस तरीके से जो है नंबर दिए गए, ये आपका कुल जो है नंबर दिया गया, उसका माध्यिका यानी कि मीडियन जो है यक्स है। यदि 32 और 36 में से 32 को 36 से और 41 को 63 में जो है बदल दिया जाता है तो आंकड़ों की माध्यिका y प्राप्त हो जाती है। जब 32 की जगह 36 और 41 की जगह 63 दे दी जाती है तो माध्यिका यानी कि नई मीडियन कितनी हो जाती है, y हो जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि x और y का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, जो भी संख्याएं दी गई है उन्हें क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, छोटी संख्या को सबसे देखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 28 है। 28 के बाद आपकी कौन सी संख्या, 28 के बाद आपकी 32 है। 32 के बाद आपका 33 भी है, 33 34 नहीं 35 है, कितना है 35 है। 35 के बाद आपका 37 भी है, 37 के बाद आपका 41 है, 41 है, 42 है, 49 है, 52 आपका है, और एक 52 है, 57 है। तो टोटल जो है यहाँ पर 3 3 6 4 10, ऊपर भी 3 3 6 4 10, टोटल नंबर 10 थे। तो टोटल यहाँ पर हम लोगों ने 10 नंबर लिख लिया। फिर जो है मीडियन निकालने का क्या तरीका होता है, पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों ने व्यवस्थित कर लिया, फिर जो है बीच की संख्या हमें ढूंढनी होती है। तो बीच की संख्या कैसे निकालेंगे, ये जो है 4 नंबर अलग, इधर 4 नंबर अलग, बीच की संख्या ये दोनों के बीच की संख्या हमें चाहिए। तो 37 और 41 के बीच की संख्या कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर से 39 यानी कि 39 हो जाएगी। अगर आप डायरेक्ट निकालना नहीं जानते तो इस तरीके से निकाल सकते हैं कि दोनों का पहले क्या करेंगे, योग कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 7 1 8 4 3 7, दो संख्या है, 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 39। डायरेक्ट अगर निकालना जानते तो डायरेक्ट निकाल सकते या फिर ऐसे निकाल सकते। तो यहाँ पर से यक्स का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पर से ये आपका क्या आ गया, यक्स का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या चाहिए, दूसरे वाली माध्यिका चाहिए। माध्यिका अगर क्या किया गया, दूसरे वाले में 32 की जगह 36 कर दिया गया और 41 की जगह क्या कर दिया गया, 63 कर दिया गया, यानी कि संख्याएं भी बदल दी गई। जैसे कि अब पहले 28 रहेगा, 32 की जगह 36 कर दिया गया, यानी कि अब 33 35 के बाद अब 36 आएगा। इस तरीके से 33 35 और 28 के जो आपका 32 की जगह 36 किया गया वो अभी आपका यहाँ पर आएगा। कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा।
ये आपका यहाँ पर आएगा। फिर उसके बाद आपका क्या है 37। फिर जो है आपका यहाँ पर जो 41 था उसके जगह क्या कर दिया गया 63, यानी कि सबसे बड़ी संख्या कर दी गई, यानी कि ये जो अब कहाँ चला जाएगा अंतिम में चला जाएगा। यानी कि यहाँ पर अब आपका 42 आएगा, 49 आएगा, 52 आएगा, 57 आएगा, और जो 41 की जगह 63 की गई थी वो आपका सबसे बड़ी संख्या अंतिम में आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग ने जो है क्या किया, नई जो सारी संख्याएं तो उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कर दिया। फिर उसी तरीके से बीच की संख्या निकालनी है, तो यहाँ पर से 4 अलग 4 अलग, इन दोनों के बीच की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर से आपकी हो जाएगी 37 38, यहाँ पर से आपकी हो जाएगी 39.5 हो जाएगी। कितना हो जाएगी 39.5। अगर आप डायरेक्ट निकालना नहीं जानते तो इस तरीके से जैसे मैंने पहले बताया था उस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यही दोनों का, ये आपका x का वैल्यू है, ये आपका क्या है, ये आपका y का वैल्यू है। पूछा क्या जा रहा है, x प्लस y पूछा जा रहा है, यानी कि 39 प्लस 39.5 पूछा जा रहा है। तो कितना हो जाएगा 39 प्लस 39 यानी कि 78.5, यानी कि 78.5 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।